हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हम चैप्टर 6 है वो कवर कर रहे थे। चैप्टर 6 है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने प्लांट्स के वेरियस टिश्यू एंड वेरियस टिश्यू सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि ये सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर कैसे एक कंप्लीट प्लांट पार्ट है वो बनाते हैं, या किस तरीके से ये टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं एक सिस्टम के तौर पर, ताकि एक कंप्लीट प्लांट है उसकी फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम डाइकोट, मोनोकोट के रूट, स्टेम और लीफ, इनका अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइकोट रूट के साथ। ठीक है, अगर हम डाइकोट रूट की बात करें, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, सब में 3 टिश्यू सिस्टम है वो एग्जिस्ट करेंगे: एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर टिश्यू। अगर हम डाइकोट रूट की बात करें तो हम पेरिफ्री से पिथ की ओर चलेंगे। सबसे सेंट्रल मोस्ट रीजन है वो पिथ कहलाता है। ठीक है, आउटर मोस्ट है वो पेरिफ्री कहलाता है। हम पेरिफ्री से पिथ की ओर चलेंगे। अगर हम पेरिफ्री से पिथ की ओर चलें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है वो यूनी लेयर्ड होती है, यानी कि सिंगल लेयर्ड होती है। यूनी सेलुलर इन पे जो हेयर्स हैं वो डाइकोट रूट है तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनी लेयर्ड एपिडर्मिस के बाद आता है मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स, यानी कि बहुत सारी लेयर का बना हुआ होता है। बेसिकली कॉलन काइमेटस और पैरन काइमेटस ये टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। और इसके साथ ही जैसे हम कॉर्टेक्स से अंदर की ओर चलते हैं तो आती है हमारी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस है पैरन काइमेटस होती है, लेकिन यहाँ एंडोडर्मिस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। एंडोडर्मिस है रूट्स में, उसमें वॉल्स के अलोंग थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और इस थिकनिंग को हम बोलते हैं कैस्पेरियन थिकनिंग या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यानी कि ये जो थिकनिंग होगी एंडोडर्मिस में, इसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का काम क्या होता है या ये क्यों प्रेजेंट होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, ये एक वाटर टाइट जैकेट बनाने में हेल्प करती हैं, ताकि रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है उस वाटर का बैक फ्लो ना होने पाए। यानी कि रूट्स ने हेयर्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब किया, सपोज ये हेयर है, हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब होते हुए वाटर है वो इन सेल्स के अलोंग होते हुए एंडोडर्मिस में एंटर करता है। एंडोडर्मिस में जो वाटर ने एंटर किया है वो वाटर का बैक फ्लो ना हो पाए, इसी वजह से एंडोडर्मिस की वॉल्स उन पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप में वो थिकनिंग किस चीज़ की होती है? सुबेरिन। सुबेरिन है वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। उस वैक्सी सब्सटेंस की जो डिपोजिशन है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, और ये वाटर को अपने से पास नहीं होने देती है। अगर ये वाटर को पास नहीं होने देती, वाटर एंडोडर्मिस के थ्रू अंदर एंटर कैसे करता है? फिर कुछ एक सेल्स होती हैं जहाँ वो थिकनिंग नहीं प्रेजेंट होती, और उन सेल्स को हम बोलते हैं पासेज सेल्स। तो इनकी सिर्फ वाटर की मूवमेंट है वो इन पासेज सेल्स के थ्रू ही होती है। एक बार वाटर अगर पिथ में हमारे जो सेंट्रल रीजन वास्कुलर टिश्यू में एंटर कर गया, तो उसके बाद जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वाटर को बाहर नहीं जाने देती हैं। एंडोडर्मिस के अंदर 1 से 2 लेयर की पेरिसाइकिल है वो प्रेजेंट होती है। सेंटर मोस्ट रीजन है वो पिथ कहलाता है। अब बात करेंगे हम जाइलम फिलोयम की। फिलोयम है वो आउटर रीजन में प्रेजेंट होता है, अलग रेडियस में प्रेजेंट होता है, और ऐसे जो हम रेडियल जो है वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। अब अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम यानी कि जो अर्ली जाइलम है वो पेरिफ्री की ओर यानी कि बाहर की ओर प्रेजेंट होता है, और मेटाजाइलम है वो अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। तो वो सिचुएशन जहाँ प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की ओर होता है उन्हें हम एक्सार्क बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल है वो 4 बंडल्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो जहाँ 4 बंडल्स हों उस सिचुएशन को हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रार्क। तो यहाँ वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक्सार्क होंगे और टेट्रार्क होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मोनोकोट रूट की ओर। मोनोकोट रूट है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हमें डाइकोट रूट की तरह ही दिखाई देता है अगर हम देखें तो, लेकिन इसकी जो एपिडर्मिस के बिलो कॉर्टेक्स है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कॉर्टेक्स है वो स्मॉल अलग अलग टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल साइज की लेयर्स है
डाइकोट रूट में कम होती है जबकि मोनोकोट में ये ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे एंडोडर्मिस के पास यहाँ लार्जर साइज की सेल्स प्रेजेंट हैं, जबकि डाइकोट में क्या होता है, एंडोडर्मिस के पास स्मॉलर साइज सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कॉर्टेक्स सिंपल ऐसे ही इसका भी पैरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। एपिडर्मिस है वो भी पैरेन्काइमेटस होती है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस डाइकोट्स की सिंगल लेयर्ड होती है और इलोंगेटेड सेल्स की होती है, जबकि डाइकोट मोनोकोट है उसमें 2 से 3 लेयर्ड हो सकती है, यानी कि यूनी लेयर्ड की बजाय मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है। सिंपल उसी की तरह जैसे डाइकोट में पेरिसाइकिल है वैसे ही इसमें पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। जाइलम फिलोएम है वो अलग अलग पैचेस में अलग अलग बंडल्स में प्रेजेंट है। सिंपल जैसे हमारे डाइकोट रूट के अंदर एक्सार्क कंडीशन है वैसे ही वैस्कुलर टिश्यू की यहाँ भी कंडीशन जो है वो एक्सार्क है, लेकिन वहाँ क्या है, डाइकोट में क्या है, सिर्फ 4 ही बंडल्स हैं और टेट्रार्क है, लेकिन यहाँ 4 से ज़्यादा बंडल्स हैं, 6 या 6 से ज़्यादा बंडल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर 6 वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं तो सिचुएशन को हम बोलते हैं हेक्सार्क, अगर 6 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं पोलीयार्क। तो यहाँ हेक्सार्क से पोलीयार्क तक की कंडीशन है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम चलेंगे डाइकोट स्टेम की ओर। डाइकोट स्टेम जैसे रूट के अंदर अलग अलग टिश्यू हैं, अलग अलग रीजन्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, वैसे स्टेम के अंदर इतना क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है टिश्यू, ठीक है। बट स्टिल एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल रीजन सारे प्रेजेंट होते हैं, बट एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होती है, ठीक है। यानी कि कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती है यहाँ कि कौन सा टिश्यू किस पर्टिकुलर रीजन तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस ही रहेगी। ट्राइकॉम्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, अगर होंगे तो वो मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे कॉलन काइमेटस टिश्यू की 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पेसिफिकली हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और ये प्लांट को, स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और उसे एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है। उसके बाद पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल आप देख रहे होंगे दोनों हमें मर्ज दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई दोनों के बीच में कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती है। पेरिसाइकिल के अंदर की और आप यहाँ देख रहे होंगे ये वैस्कुलर टिश्यू है पूरा एक ही पैच में प्रेजेंट है, ठीक है। या इस ऐसे टाइप के जो वैस्कुलर टिश्यू हैं उन्हें हम कोलेट्रल बोलते हैं, कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी कि फिलोएम है वो आउटर साइड पे पेरिफ्री की ओर प्रेजेंट है। फिलोएम दोनों के बीच में ये कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है लेयर्स की, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ इसे प्रोवाइड करती है। मेटाजाइलम है वो आउटर साइड पे होता है, प्रोटोजाइलम है वो पिथ यानी कि सेंट्रल रीजन की ओर प्रेजेंट होता है, और इस तरह की जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं एंडार्क कंडीशन, ठीक है। जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो जनरली पॉलीआर्क होते हैं। अब अगर हम बात करें, अच्छा जो डाइकोट स्टेम है ना उसकी एंडोडर्मिस है वो स्टार्च को स्टोर करती है और स्टार रिच होती है, और इसी वजह से इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। 2 वैस्कुलर बंडल हैं, सपोज ये हमने सिर्फ इसका एक छोटा सा सेक्शन लिया है स्टेम का, यानी कि जो नेक्स्ट वैस्कुलर बंडल है उसके बीच का ये जो स्पेस है उन्हें हम बोलते हैं मेडलरी रेज। यानी कि मेडलरी रेज क्या होती हैं, टेंजेंशियल वॉल प्रेजेंट होती हैं किसके बीच में, टेंजेंशियल वॉल प्रेजेंट होती हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में, वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है कि ये टेंजेंशियल यानी कि वैस्कुलर बंडल्स के अलॉन्ग ट्रांसपोर्ट है वो कराती हैं, तो ये भी कैम्बियम का ही पार्ट बनती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मोनोकोट स्टेम। जैसे आप डाइकोट स्टेम देख रहे हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इसका होता है, पिथ होगा, प्रोटोजाइलम होगा, मेटाजाइलम होगा, कैम्बियम होगी, फिलोएम है, पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस एंड देन एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस हैं वो तो मोनोकोट स्टेम में भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस है।
मोनोकोट स्टेम का एक और फीचर होता है, डाइकोट स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। आप ये देख रहे होंगे कि एपिडर्मिस के ऊपर ये एक और लेयर दिखाई गई है, ट्रांसपेरेंट सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। और क्यूटिकल है वो एक वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन से बना हुआ होता है और ये ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए होता है, ठीक है। हालांकि डाइकोट्स में ये थिन हो सकता है, मोनोकोट्स में काफ़ी अच्छे से ये बना हुआ था। आप इजीली मोनोकोट्स में इसको उतार के देख भी सकते हैं, ठीक है। अब क्यूटिकल से कवर्ड एपिडर्मिस होगी, ट्राइकोम्स हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, बट बेसिकली मोनोकोट्स में ट्राइकोम्स है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी जो कि कॉलन काइमा की बनी हुई होती है। अब उसके बाद जो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वो सारे स्ट्रक्चर इसमें नहीं प्रेजेंट होते। एक ग्राउंड टिश्यू है वो जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। अब इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस रिंग नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हम डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में जो वेस्कुलर टिश्यू है वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर वे में प्लांट के डायमीटर के अलोंग जुड़ा हुआ होता है, एक सर्कुलर रिंग बनाता है। जबकि मोनोकोट्स में ये पैचेस में ऐसे बिखरे हुए से होते हैं पूरे स्टेम के अलोंग, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूस रिंग में नहीं प्रेजेंट होते हैं। फिलोएम और जाइलम है, फिलोएम है वो पेरिफेरी की ओर होता है, जाइलम है वो सेंट्रल रीजन में होता है। इनमें कंसेंट्रिक जो हमें वेस्कुलर टिश्यू है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर हम बाइकोलेटरल बोले, इस तरीके के जो वेस्कुलर टिश्यू है यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आता है कि वेस्कुलर टिश्यू इसमें स्कैटर्ड होता है, रिंग की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। सारा का सारा जो भी हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के अलावा जितना भी टिश्यू है कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई इसमें कॉर्टेक्स नहीं, कोई इसमें एंडोडर्मिस नहीं, पेरिसाइक्लिक फॉर्मेशन नहीं होती। सारा का सारा टिश्यू है वो कलेक्टिवली ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं डाइकोट लीफ की ओर। डाइकोट लीफ, ठीक है। डाइकोट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें डॉर्सल यानी कि अपर और जो वेंट्रल लोअर सरफेसेस हैं दोनों को हम अलग अलग जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। अब वो अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे होती है? एडेक्सियल एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब आप दोनों एपिडर्मिस के पास अगर सेल्स का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ जो पैरेन्काइमा है, लीव्स के पैरेन्काइमा को हम स्पेसिफिकली मीजोफिल बोलते हैं। इसके ग्राउंड टिश्यू है उसको हम बेसिकली मीजोफिल बोलते हैं। अगर आप देखें अपर एपिडर्मिस की ओर या एडेक्सियल सरफेस की ओर, जो मीजोफिल है वो इलोंगेटेड सेल का है, यानी कि उसकी सेल्स है वो इलोंगेटेड है, बहुत कम स्पेसिस उसमें प्रेजेंट हैं। तो ऐसा जो मीजोफिल है उसे हम बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल, ठीक है। अब लोअर एपिडर्मिस की ओर हम देखेंगे कि जो मीजोफिल सेल्स हैं वो ओवल राउंडेड हैं और उनके बीच में बहुत बड़े बड़े स्पेसेस प्रेजेंट हैं जिन्हें कि एयर कैविटीज़ बोलते हैं। एयर कैविटीज़ हैं, ये एयर को यहाँ स्टोर करके रखते हैं और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। और हाई एयर कैविटी प्रेजेंट होने की वजह से ये स्पॉन्ज जैसा अपीयरेंस आती है, तो इसको स्पॉन्जी मीजोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। जो डाइकोट लीफ है उसमें अपर सरफेस पे स्टोमेटा ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, लोअर सरफेस है वो स्टोमेटा में रिच होती है। आप देख रहे होंगे ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये शेप में थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई हैं बाकी सेल्स से, इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स के सराउंडिंग जो सेल्स हैं वो जो मीजोफिल सेल्स हैं वो सब्सिडरी सेल कहलाती हैं। स्टोमेटा जिस पर्टिकुलर ओपनिंग में ओपन होता है वो सब स्टोमेटल कैविटी कहलाती है और यही सब स्टोमेटल कैविटी है बाकी एयर कैविटीज़ में एयर हाउसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब अगर हम डाइकोट लीफ है उसमें वास्कुलर टिश्यू की बात करें, जाइलम एंड फिलोएम की बात करें, तो जाइलम और फिलोएम हैं वो एक पर्टिकुलर शीथ लाइक स्ट्रक्चर में प्रोटेक्टेड रहते हैं, बंधे हुए होते हैं, जैसे कि बंडल शीथ बोलते हैं। और वो स्ट्रक्चर या वो प्लांट्स या वो अरेंजमेंट
जहाँ वेस्कुलर टिश्यूज बंडल शीथ में प्रोटेक्टेड होते हैं, कवर्ड होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेंच एनाटमी। ये क्रेंच एनाटमी ये वर्ड आपका 4th यूनिट के फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, क्रेंच एनाटमी वो एनाटमी होती है जहाँ वेस्कुलर टिश्यू है बंडल शीथ में कवर्ड होता है। जाइलम और फिलोएम है वो दोनों एक ही पर्टिकुलर पैच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लीफ यानी कि मोनोकॉट लीफ की ओर। मोनोकॉट लीफ है, इसमें भी एडैक्सियल और एबैक्सियल सरफेसेस होती हैं, यानी कि अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होती है, बट इसमें जो जैसे कि डाइकोट लीफ में अपर और लोअर सरफेस के पास सेल्स की अलग अलग टाइप प्रेजेंट होती है, वैसे इसमें कोई एज सच डिमार्केशन नहीं होती, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती है टिश्यू में, यानी कि दोनों ही लेयर्स के पास जो टिश्यू है या जो मीसोफिल है वो ओवल राउंडेड या सेम सेल्स का बना हुआ होता है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट होमोजीनस इसका जो ग्राउंड टिश्यू है वो होता है। तो इसी वजह से इसे आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं कि या तो हम इसे अपर सरफेस की ओर से देखें या लोअर सरफेस की ओर से, हमें जो मीसोफिल की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई देती है। इवन इसमें जो स्ट्रोमेटा है वो भी अपर और लोअर दोनों ही सरफेसेस पे इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से भी इसको आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं। जैसे डाइकोट लीफ में वेस्कुलर टिश्यू है वो क्रेंच एनाटमी शो करता है, यहाँ क्रेंच एनाटमी है वो नहीं शो की जाती, यानी कि इनके वेस्कुलर टिश्यू है वो किसी पर्टिकुलर बंडल शीथ में नहीं कवर्ड होते हैं, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा फिलोएम है और ये जाइलम है, यानी कि इसमें बाई कोलेट्रल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। मीसोफिल सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट रिच होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं, ठीक है, और ये हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, स्पेसेस हैं इनमें टोटली एब्सेंट होती हैं। मीसोफिल सेल्स हैं वही क्लोरोप्लास्ट में रिच होती हैं और फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म करती हैं। ऐसे ही इसमें भी जो मीसोफिल सेल्स आप देख रहे होंगे बहुत ग्रीन दिखाई दे रही हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में रिच होती हैं और फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। मोनोकॉट लीफ के स्ट्रक्चर के बाद हम चलेंगे अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि क्या है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ तो हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर जो रूट प्राइमोर्डियम या शूट प्राइमोर्डियम से कंप्लीट रूट एंड शूट का बनना, यानी कि एक प्लांटलेट का बनना, और उस प्लांटलेट के भी सारे अगर जो वेस्कुलर उसके टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू हैं, उन सबकी फॉर्मेशन होना। या जो हमारे मोस्टली मोनोकोट्स हैं, जैसे कि हम अगर किसी भी क्रॉप प्लांट को आप जो है याद करेंगे, जैसे ग्रास है, वीट है, ठीक है, आपकी बारले है, ओट्स है, इन सब की क्या होती है कि फिक्स लाइफ स्पेन होती है, और उसके बाद क्या होती है कि इनकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कितने ही सीजन चले जाएं, जैसे हमारे लार्जर ट्रीज़ हैं, मैंगो है, ठीक है, या फिर जो हमारा एप्पल है, जितने भी आपके लार्जर ट्रीज़ हैं, आप बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स को ऐसे देखेंगे जो साल दर साल उनमें फ्लावरिंग है वो बढ़ती चलती है, और उनकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बढ़ती ही चली जाती है, यानी कि उसमें वो कभी उसकी अगर उसको ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन जनरेट ना हो तो वो प्लांट्स बहुत लंबे टाइम बाद अपने डेथ को अचीव करते हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में अगर एक बार परमानेंट टिश्यू बन गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो उनमें ग्रोथ कैसे एग्जिस्ट करती है, या वो प्लांट कैसे ग्रो शो करते हैं? जब परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक बार उसका सारा परमानेंट टिश्यू डेवलप हो जाता है, तो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीजन में, यानी कि प्लांट की डेथ नहीं होती है, उसके बाद भी उसमें ग्रोथ है वो चलती रहती है, यानी कि नेक्स्ट सीजन आएगा तो उसमें फिर से एक्टिव होगी और उसमें नई सेल्स हैं वो ऐड होती हैं। तो यानी कि हर सीज़न दर सीज़न प्लांट में
ग्रोथ का होते चले जाना उसकी सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है? हम बात कर रहे थे कैम्बियम की, जो हम जैसे जो मेनली डाइकोट्स हैं उनमें अगर आप देखें तो जिसका वैस्कुलर टिश्यू उसमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है। ये डाइकोट की रूट में भी प्रेजेंट होती है और डाइकोट की जो है स्टेम है उसमें भी प्रेजेंट होती है। तो ये कैम्बियम है, कैम्बियम की वजह से प्लांट्स हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ है वो शो करते हैं। तो सिर्फ वही प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। कैम्बियम डाइकोट्स में होती है तो इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी डाइकोट्स का ही पेक्यूलियर फीचर होती है, इनका स्पेसिफिक फीचर होती है। अब कैम्बियम किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ है उसे एग्जिस्ट करती है? एक्चुअली कैम्बियम है वो दो टाइप की होती है, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। एक तो वो कैम्बियम जो वैस्कुलर टिश्यू बनाती है, दूसरी वो कैम्बियम जो कॉर्क बनाएगी। कॉर्क यानी कि प्लांट का एक्सटर्नल टिश्यू बनाएगी, यानी कि एक बार एपिडर्मिस है, अगर अंदर वाला टिश्यू बढ़ता चलेगा तो एपिडर्मिस है वो तो रप्चर होगी ही, तो रप्चर एपिडर्मिस रप्चर हो जाए, सेकेंडरी जो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो बनेगा वो कॉर्क कैम्बियम से बनता है। अब वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम की सेल जैसे ही डिवाइड होगी तो वो आउटर साइड पे तो फिलोएम कट करेगी, इनर साइड पे जाइलम। अगर आप डाइकोट स्टेम को देखें तो इसमें आउटर साइड पे फिलोएम और इनर साइड पे जाइलम है। तो जब ये कैम्बियम सेल एक्टिव होगी तो ये आउटर साइड पे फिलोएम ही कट करेगी और अंदर साइड की ओर ये जाइलम कट करेगी। लेकिन ये जो जाइलम और फिलोएम है ये कहलाते हैं प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू। कैम्बियम से जो वैस्कुलर टिश्यू अपीयर होगा वो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू होगा। यानी कि अब कैम्बियम है जो वैस्कुलर कैम्बियम जो बनाएगी हमारे जाइलम और फिलोएम वो सेकेंडरी होंगे, यानी कि प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू से वो ओरिजिनेट हुए, इसलिए वो सेकेंडरी टिश्यू कहलाते हैं। और ये वैस्कुलर कैम्बियम है वो हमारा एक तरीके से लेटरल मेरिस्टेम ही होती है, ठीक है। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेम कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और प्लांट की वीड्स को ग्रोथ करता है। अब ये वीड्स की ग्रोथ है उस कैम्बियम की एक्टिविटी से बढ़ती है, यानी कि प्लांट की चौड़ाई डायमीटर है उसका इसी की एक्टिविटी से बढ़ता है। आउटर साइड पे फिलोएम कट करती है, इनर साइड पे जाइलम कट करती है, ठीक है। अब कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम को ही फैलोजन भी बोलते हैं। फैलोजन है वो भी वैस्कुलर कैम्बियम की तरह ही दो सेल्स, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाएगी। आउटर साइड पे जो सेल होगी वो फैलम कहलाती है, फैलम को कॉर्क बोलते हैं, और अंदर साइड जो होगी वो फैलोडर्म होती है और फैलोडर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार वैस्कुलर कैम्बियम की सेल है, सपोज ये एक वैस्कुलर कैम्बियम की सेल है, डिवाइड होके दो सेल बनाएगी। एक सेल इसमें से वैस्कुलर कैम्बियम की ही रहेगी, दूसरी अगर आउटर साइड पे कट हुई है तो फिलोएम बन जाएगी और अगर इनर साइड पे कट हुई है तो वो जाइलम बन जाएगी। सिंपल। फिर ये सेल फिर डिवाइड करेगी, आउटर साइड पे कट हुई तो फिलोएम बनाएगी, इनर साइड पे कट हुई है तो जाइलम बनाएगी। ऐसे ही अगर ये फैलोजन की सेल है, डिवाइड होके आउटर साइड पे अगर ये एक सेल बना रही है तो वो कॉर्क बन जाएगी, अगर इनर साइड पे कट कर रही तो वो कॉर्टेक्स का पार्ट बन जाएगी। और एक सेल है वो अभी भी मेरिस्टेमेटिक है वो रहेगी, बिकॉज जब नेक्स्ट सीजन में फिर से इस कैम्बियम को एक्टिव होना है और फिर से नया टिश्यू है वो बनाना है ताकि प्लांट की ग्रोथ है वो चलती रहे, रुके नहीं। अब वैस्कुलर कैम्बियम किस तरीके से बनाती है? ये हम प्राइमरी ग्रोथ है, किसी भी स्टेम का हमने प्राइमरी पार्ट है वो लिया, ठीक है। यानी कि इसमें जो प्राइमरी फिलोएम और प्राइमरी जाइलम बन गए हैं, इन दोनों के बीच में ये कैम्बियम भी यहाँ पर प्रेजेंट है कि वैस्कुलर कैम्बियम है वो भी प्रेजेंट है। वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर यानी कि जाइलम और फिलोएम के बीच में ये जो कैम्बियम है इसे बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है वो कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी कि पहले इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है और फिर इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों आपस में मिलेंगे और कैम्बियल रिंग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो ये इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उनके बीच में टेंजेंशियली रेज इलोंगेट होती हैं, जनरेट होती हैं, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज।
मेडलरी रेज का काम होती है कि ये टेंजेंशियल जो है ट्रांसपोर्ट है वो प्रोवाइड कराती हैं, दो वैस्कुलर टिश्यू के बीच में ये ओरिजिनेट होती हैं। तो ये मेडलरी रेज है, ये फर्दर कैम्बियल रिंग में ऐड होती हैं और उसमें आगे नई ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि एक बार प्राइमरी जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू है उसमें कंप्लीट कैम्बियल रिंग बन गई, मेडलरी रेज भी बन गई, उसके बाद क्या होगा, ये जो कैम्बियम है अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम कट करेगी, बाहर की ओर ये सेकेंडरी फिलोएम कट करेगी, कैम्बियल रिंग है वो बीच में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि अच्छा जो प्राइमरी जाइलम फिलोएम जो बाहर की ओर था ना, यहाँ हमें इस स्ट्रक्चर में प्राइमरी फिलोएम कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ सेकेंडरी फिलोएम दिखेगा। ठीक है, प्राइमरी जाइलम रहेगा, ये प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है, अब ये कैम्बियल, इसके बाहर क्या है, ये सेकेंडरी फिलोएम। प्राइमरी जाइलम क्या था, वो फिलोएम क्या था, वो तो इस कैम्बियल रिंग के बाहर था, वो तो क्या हो चुका है, अब इस पर्टिकुलर टिश्यू का पार्ट बन चुका है, यानी कि प्राइमरी फिलोएम है वो अब डिस्कार्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट सीजन जब आएगा तब क्या होगा, ये हमारा सेकेंडरी फिलोएम था, यहाँ सेकेंडरी जाइलम था, ये हमारा सेकेंडरी फिलोएम यानी कि कैम्बियम के बीच में प्रेजेंट था, वो फिर से सेकेंडरी फिलोएम क्या होगा, फिर से कैम्बियम से बाहर इस टिश्यू का पार्ट बन गया, यानी कि अब ये कैम्बियम है, कैम्बियम में इधर जो सेल बनेंगे वो क्या बनाएंगे, हमारा टर्शरी जाइलम, और यहाँ जो बनेगा वो टर्शरी फिलोएम। ठीक है, फिर फिलोएम कैम्बियम के बाहर नेक्स्ट सीजन में फिर क्या होगा, ये फिलोएम फिर से बाहर हो जाएगा, फिलोएम हर बार नया बनेगा और डिस्कार्ड होता रहेगा, जाइलम है वो अंदर को डिपॉजिट होता रहेगा। अब अगर अंदर जाइलम टिश्यू इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है अंदर वाले रीजन में, तो इस आउटर रीजन पे जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसमें कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस सारे रीजन आते हैं, उन पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, और प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वो सारे क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्रोटेक्टिव टिश्यू रप्चर होगा तो क्या होगा, हमें एक नए प्रोटेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के बाद हमारी कॉर्क कैम्बियम है वो एक्टिव होती है। जैसे ही वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से सेंट्रल रीजन में हमारा जो वैस्कुलर टिश्यू है उसकी अमाउंट बढ़ती है और वो एक्सटर्नल टिश्यू पे एक प्रेशर एक्सर्ट करके उसे रप्चर कर देता है, तो नया प्रोटेक्टिव टिश्यू जो बनता है वो कॉर्क कैम्बियम से बनता है। कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी बोलते हैं। फैलोजन की सेल डिवाइड होती है, फैलम यानी कि कॉर्क और फैलोडर्म यानी कि कॉर्टेक्स बनाती है। ठीक है, अब फैलोजन, फैलम, फैलोडर्म, इन सबको कलेक्टिवली हम पेरिडर्म बोलते हैं। फैलम के सेल्स क्या होंगे, जैसे ही सपोज ये हमारी फैलोजन, ये हमारी कॉर्क कैम्बियम, ये हम बोले फैलोजन है, आउटर साइड पे क्या बनाएगी, कॉर्क बनाएगी, इनर साइड पे कॉर्टेक्स बनाएगी। हर बार क्या होगा, कॉर्क है वो बाहर की ओर ही बनेगा तो वो डिस्कार्ड होता चलेगा, यानी कि उसकी सेल्स हैं उनकी डेथ होती चलेगी और वो वहाँ से वॉश ऑफ होता चलेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये जो हमारा फैलम है वो स्लो ऑफ होता चलेगा, वैसे वैसे उसको फैलोडर्म है वो रिप्लेस करती हुई चलेगी, तो हमारे जो फैलम है यानी कि जो डेड फैलम है, फैलम जो रिप्लेस हो रहा है वो फैलोडर्म, फैलोजन यानी कि जो खुद कैम्बियम है, कोर कैम्बियम है वो, और सेकेंडरी फिलोयम यानी कि हर बार जो नया फिलोयम बन रहा है, ये सारे मिलकर एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होती और उसे हम बार्क बोलते हैं। और यही बार्क है वो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह सर्व करता है और प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी टिश्यू है, बेसिकली हम जाइलम बोले तो ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, सेकेंडरी जाइलम जो ग्रो कर रहा है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जहाँ जहाँ जो बार्क है उस पर भी फिर अगर प्रेशर अपीयर होता है तो बार्क है वो भी रप्चर होती है और बार्क में जो ओपनिंग जनरेट होती है उन्हें हम लेंटिसेल बोलते हैं। लेंटिसेल है वो स्टेम के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि स्टेम को वहाँ से रेस्पिरेशन होने में हेल्प मिलती है। लेंटिसेल बनने का एक पर्पज़ ही ये होता है कि जो कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू उसे प्रॉपर एरिएशन होता रहे और उसे ऑक्सीजन है वो
मिलती रहे रेस्पिरेशन के लिए। तो बार्क में ओपनिंग होगी और वो लेंटिसल बनाती हैं और लेंटिसल के थ्रू स्टेम है वो रिस्पायर करता है। अब जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, यानी कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो हर सीज़न में अलग अलग होती है। जब मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो जब कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से अलग अलग टाइप का या अलग अलग हम बोलें कॉम्प्लेक्शन का जाइलम है वो बनता है, तो उसके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ वुड है उन्हें स्टडी करेंगे। कहती है सैप वुड और हार्ड वुड, ठीक है। सैप वुड क्या होती है, इसको हम सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट होती है ये, और हार्ड वुड है उसे हार्ड वुड भी बोलते हैं। सैप वुड है वो एक्टिव जाइलम, यानी कि जब जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होंगी कैम्बियम के ग्रो के लिए, तब जो हमारा जाइलम बनता है वो सैप वुड बनाता है, ठीक है। एक्टिव है जाइलम तो कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है। एक्टिव जाइलम है उसमें कोई डिपोजिशन नहीं होती, रेजिन की, गम की, ऑयल्स की, किसी की कोई भी डिपोजिशन नहीं होती, तो वो कलर में लाइटर होता है। कलर में लाइटर है, एक्टिव है, वहाँ वाटर का कंडक्शन कर रहा था, इनकी प्रॉपर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट है, तो पैथोजन है उसे इजीली अटैक कर सकता है। इसी वजह से सॉफ्ट वुड है वो कम ड्यूरेबल होती है और इसे हम कमर्शियली यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि कमर्शियली यूज़ नहीं करने का मतलब है कि इसे हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए कभी प्रेफर नहीं करते हैं। हार्ड वुड है वो इनएक्टिव जाइलम, यानी कि जो कंडीशन जब जाइलम के लिए बहुत ही अनफेवरेबल, यानी कि हाई विंटर वाला सीज़न जब है, अगर हम उसको लें, या बहुत ज़्यादा समर वाला सीज़न है उसे लें, तो उस टाइम पर जो जाइलम बनता है वो काफ़ी इनएक्टिव होता है, यानी कि इतना ज़्यादा कंडक्शन वो नहीं करता है, यानी कि वो जाइलम का वो पार्ट कंडक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होता है। उसमें गम्स की, ऑयल्स की, रेजिन्स की, इन सब की डिपोजिशन हो जाती है और इस वजह से वो डार्कर होता है कलर में और इसी की वजह से वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे हार्ड वुड बोलते हैं, ठीक है। तो डार्कर होगा कलर में, ऑयल्स हैं, गम्स हैं, उन सब की प्रेजेंस की वजह से पैथोजन उसे अटैक नहीं कर पाते हैं इजीली, तो इसी वजह से ये हाईली ड्यूरेबल होता है और ये कमर्शियली यूज्ड किया जाता है, ठीक है। कि टिम्बर इंडस्ट्री में इसकी बहुत वैल्यू होती है। अब इसी तरीके से हमारे पास स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड की फॉर्मेशन होती है। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड बोलते हैं, ऑटम वुड को लेट वुड भी बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग वुड है वो बेसिकली स्प्रिंग, यानी कि जैसे समर की विंटर की एंड के साथ और विंटर की स्टार्टिंग तक का जो पीरियड होता है उसमें जो वुड की फॉर्मेशन होती है वो स्प्रिंग वुड कहलाती है, ठीक है। इसमें कैम्बियम है, हाईली एक्टिव होती है, यानी कि प्लांट है वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है और ये कलर में लाइटर भी होती है, ठीक है। अब ये बेसिकली विंटर के टाइम पर बनती है और कैम्बियम उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है टेम्परेचर रेंज की वजह से, तो ये कलर में डार्कर होती है। स्प्रिंग वुड की जो जाइलम वेजल्स हैं उनका ल्यूमेन बहुत वाइड होता है, बिकॉज कैम्बियम एक्टिव है तो वहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, तो इसी वजह से वाइड ल्यूमेन की वेजल्स हैं वो बनती हैं। ऑटम वुड है, यानी कि जब विंटर है, विंटर में तो वैसे भी इतनी ज़्यादा वाटर है उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ जो वेजल बनती है उनका ल्यूमेन है वो काफ़ी नैरो होता है, ठीक है। जो स्प्रिंग वुड है उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, ये डिपोजिशन होने की वजह से या इन सब की वजह से इसकी डेंसिटी है वो हाई होती है। अब स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, अगर आपने देखा होगा जैसे जो आपके जैसे किसी भी प्लांट को हम फर्नीचर के लिए काटते हैं या किसी भी रीज़न से, तो आपने उसके बीच में ध्यान देखा होगा कि एक लाइट से कलर की और एक डार्क कलर की, फिर एक लाइटर कलर की, एक डार्क कलर की, इस तरीके के बैंड से बने हुए होते हैं। तो ये जो रिंग्स है या जो बैंड्स हैं इन्हें हम एनुअल रिंग्स बोलते हैं, यानी कि एक लाइट कलर की रिंग और एक डार्क कलर की रिंग, यानी कि एक ऑटम वुड रिंग और एक स्प्रिंग वुड रिंग, दोनों मिलकर कंप्लीट एक एनुअल रिंग बनाते हैं। यानी कि एक सीज़न में ऑटम रिंग बनी है, दूसरे सीज़न में स्प्रिंग रिंग बनी है, तो दोनों मिलकर एक पर्टिकुलर एनुअल रिंग है वो बनाते हैं और एक एनुअल रिंग है वो एक साल में कंप्लीट होती है। तो जितनी एनुअल रिंग्स उसमें प्रेजेंट हैं उन एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम प्लांट की एज फाइंड आउट
कर सकते हैं। ठीक है, ये वुड्स हैं, यहाँ से एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो काफ़ी ओरिजिनेट होते हैं। तो बच्चे आइए इसके साथ ही आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।